नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसी केमिस्ट्री गुरुजी पे। और आज हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का जो चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, उससे संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इन फ्यूचर भी आपको इसी तरीके से क्लास 12 से संबंधित अन्य चैप्टर्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एल्डिहाइड कीटोन and carboxylic acid, very important questions। एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन: एल्डिहाइड कीटोन की तुलना में नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति अधिक क्रियाशील होते हैं, कारण समझाइए। तो प्रश्न के अंदर जैसा पूछा गया है कि एल्डिहाइड जो है कीटोन की तुलना में नाभिक स्नेही योगात्मक क्रियाओं के प्रति अधिक क्रियाशील है, उसके कारण पूछे हैं। तो आंसर हम देखते हैं इसका। फर्स्ट जो कारण है वो है प्रेरणिक प्रभाव, कि कीटोन में जो कार्बोनिल कार्बन होता है उसके ऊपर दो एल्किल समूह उपस्थित होते हैं। इस तरीके से दो एल्किल समूह उपस्थित हैं, और दो एल्किल समूह उपस्थित होने के कारण ये दोनों एल्किल समूह प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं, जिसके कारण ये कार्बोनिल कार्बन का जो धन आवेश है, ये जो कार्बोनिल कार्बन है हमारे पास, इसका जो धन आवेश है इसको कम कर देते हैं। और जब इसके धन आवेश को कम कर देंगे तो नाभिक स्नेही के आक्रमण की संभावना जो है कम हो जाती है। इसीलिए जो एल्डिहाइड होते हैं वो ज़्यादा क्रियाशील होते हैं नाभिक स्नेही अभिक्रिया के प्रति, क्योंकि एल्डिहाइड के अंदर एक ही एल्किल ग्रुप होता है जबकि कीटोन के अंदर दो एल्किल समूह होते हैं। इस कारण से ऐसा होता है। अगर हम इसका दूसरा कारण देखें तो दूसरा कारण है हमारे पास त्रिविम बाधा, कि एल्किल समूह की संख्या बढ़ने पर और आकार बढ़ने पर त्रिविम बाधा जो है बढ़ जाती है, जिसके कारण नाभिक स्नेही कार्बोनिल समूह कार्बन पर आक्रमण नहीं कर पाता है, कठिन हो जाता है उसका आक्रमण करना। क्यों हम देखें तो कीटोन के अंदर दो एल्किल समूह हैं और उसमें एल्किल समूह आकार भी बढ़ सकता है और संख्या भी बढ़ सकती है, दोनों चीज़ें उसमें हो सकती है। ऐसा होने पर क्या करेगा, कार्बोनिल कार्बन जो होगा वो एक तरीके से हाइड हो जाएगा, जिसके कारण नाभिक स्नेही जो है उस पर आक्रमण नहीं कर पाएगा या कठिनता से आक्रमण हो पाएगा। इसीलिए जो एल्डिहाइड होते हैं वो ज़्यादा क्रियाशील होते हैं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति कीटोन की तुलना में। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। निम्नलिखित अभिक्रियाएं लिखी है। एल्डोल अभिक्रिया और कैनिजारो अभिक्रिया, दो तरह की अभिक्रियाएं इसमें पूछी है, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी प्रकार के बोर्ड्स में ये अभिक्रियाएँ ज़रूर पूछी जाती है। जैसे फर्स्ट अभिक्रिया हम देख रहे हैं एल्डोल अभिक्रिया, तो एल्डोल अभिक्रिया ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन यौगिक देते हैं जिनके पास एल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। तनु NaOH की उपस्थिति में ये अभिक्रिया होती है। तो इसमें विशेष बात यही है कि एल्डोल अभिक्रिया वो एल्डिहाइड कीटोन देंगे जिनके पास एल्फा हाइड्रोजन होंगे। जैसे कि हम उदाहरण देखते हैं, हम एक यौगिक ले रहे हैं एथेनेल, ये एक एल्डिहाइड है, 2 कार्बन का एल्डिहाइड, और इसका दूसरा नाम है एसेटेल्डिहाइड। इसके 2 मोल हमें इस अभिक्रिया में लेने हैं और तनु NaOH की उपस्थिति में ये अभिक्रिया होती है, ये इसकी पहचान या आइडेंटिफिकेशन होती है। तो हमें इसमें क्या करना होता है, जैसे हम 2 मोल हम देख रहे हैं तो इसके पास भी एल्फा हाइड्रोजन है और इसके पास भी एल्फा हाइड्रोजन है। अब प्रश्न ये उठता है कि एल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं। तो जो फंक्शनल ग्रुप होता है क्रियात्मक समूह, उसके पास वाले कार्बन पर, जैसे यहाँ पर CHO जो है फंक्शनल ग्रुप है, ये जो CHO है फंक्शनल ग्रुप है, इसके पास वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन उपस्थित होंगे वह एल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ पर जैसे हम CH3 देख रहे हैं 3 एल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है और यहाँ पे भी 3 एल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है। तो इस अभिक्रिया में क्या होगा कि यहाँ से एक एल्फा हाइड्रोजन मूव करेगा और मूव करके दूसरे मोल के ऑक्सीजन पे जाके अटैच हो जाएगा, और इस तरह का यौगिक इसमें बनेगा जिसमें कि बीटा कार्बन पर OH ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए इस यौगिक का नाम है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनेल, और इसी यौगिक को एल्डोल भी कहा जाता है। एल्डोल इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, इसलिए इस यौगिक को एल्डोल कहा जाता है। ये देखिए, ये एल्डिहाइड ग्रुप है और ये एल्कोहल ग्रुप है। तो एल्कोहल का जो सफिक्स होता है वो ओल होता है, और एल्डिहाइड का एल्ड लिया है तो एल्ड प्लस ओल इज इक्वल टू एल्डोल। अब ये जो एल्डोल बना, अगर इसको हम गर्म कर दें तो इसमें जल का अणु बाहर निकल जाता है, और जल का अणु बाहर निकलने के बाद ये यौगिक फाइनली हमें मिलता है, तो इसको हम एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। जब इसको गर्म करेंगे तो यहाँ से OH ग्रुप बाहर होता है और यहाँ से हाइड्रोजन बाहर होगा,
तो हमें ये यौगिक मिलेगा जिसका नाम होगा ब्यूट 2-in-1-L। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इस तरीके से ये एक बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। अब हम बात करते हैं दूसरी अभिक्रिया की। दूसरी अभिक्रिया हमारे पास है केनिजारो अभिक्रिया। और केनिजारो अभिक्रिया में क्या होता है, ये वो अभिक्रियाएँ होती है, ऐसे एल्डिहाइड, जनरली एल्डिहाइड देते हैं इसको, वो ऐसे एल्डिहाइड होते हैं जिनके पास एल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होंगे, वही जो है केनिजारो अभिक्रिया देंगे यहाँ पर। अब जैसे हमने एक कार्बन वाला एल्डिहाइड यहाँ पर लिया है और इसमें इसको मेथेनॉल बोलेंगे और इसका नाम फॉर्मेल्डिहाइड भी होता है। इसके पास एल्फा हाइड्रोजन 0 है क्योंकि CHO के पास में कोई कार्बन ही नहीं है। तो CHO के पास जो कार्बन होगा उस पर अगर कोई हाइड्रोजन होता है तो वो एल्फा हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पर इसमें भी एल्फा हाइड्रोजन 0 है और इसमें भी 0 है। यहाँ पर इसकी पहचान रहेगी सांद्र KOH या सांद्र NaOH हम ले सकते हैं। जब ये अभिक्रिया करेंगे तो हमें मेथेनॉल का 1 मोल मिलेगा CH3OH का और साथ में मिलेगा पोटेशियम फार्मेट। तो ये अभिक्रिया कहलाएगी केनिजारो अभिक्रिया। ये उन कार्बनिक यौगिकों के लिए होती है जिनमें एल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोक्सिलिक अम्ल की निम्न के साथ अभिक्रियाएं लिखी है। फर्स्ट PCl5, सेकंड सोडा लाइम और थर्ड सोडियम। तो PCl5 से जब ये रिएक्शन करेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है RCOOH, ये जो रिएक्शन करता है वो किस तरीके से रिएक्शन करता है, यहाँ पर OH ग्रुप पे जो है ये रिएक्शन होगी और OH ग्रुप पे रिएक्शन होने पर इसमें से H के साथ एक Cl जाकर HCl बाहर हो जाएगा और POCl3 बनेगा और RCO पे एक Cl अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर एल्केनॉइल क्लोराइड जो है हमें मिलेगा। यानी कि यहाँ पर जो अभिक्रिया हुई है उसमें किस तरीके से रिएक्शन हुई है, हम अगर इसको देखें प्रॉपरली तो रिएक्शन किस तरीके से हुई है, ये RCOOH हमारे पास है और इस तरीके से ये PCl5 ने इसमें रिएक्शन करी है। इस तरीके से रिएक्शन हुई है, यानी कि HCl, POCl3 और RCOCl 3 तरह के प्रोडक्ट यहाँ पर हमें मिले हैं। इसी तरीके से हम दूसरी रिएक्शन अगर हम देखें तो दूसरी रिएक्शन सोडा लाइम से थी। सोडा लाइम से जब इसकी रिएक्शन कराई जाती है तो ये विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया होती है, अर्थात इसमें से जो CO2 ग्रुप है वो हट जाएगा और CO2 ग्रुप हटने पर हमारे पास RH बचेगा, यानी एल्केन प्रोडक्ट यहाँ पर बनेंगे। और ध्यान ये रहे कि सोडा लाइम का जो सूत्र होता है वो मिश्रण होता है NaOH और CaO का। तो इस तरीके से ये एक विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया है जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल से CO2 बाहर निकल जाती है और एल्केन प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। तीसरी रिएक्शन देख लेते हैं। तीसरी रिएक्शन में सोडियम से रिएक्शन हम करा रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति को दर्शाने वाली अभिक्रिया होती है। इसमें क्या होता है, जो अम्लीय हाइड्रोजन है यहाँ पर इसका रिप्लेसमेंट हो जाता है सोडियम के द्वारा और इस तरीके से सोडियम कार्बोक्सिलेट हमें मिलता है। 2 मोल हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल लेना है और 2 मोल ही हमें सोडियम के लेने हैं और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज होती है। तो इससे कार्बोक्सिलिक अम्ल की एक अम्लीय प्रकृति शो होती है। तो इसी तरीके से 12th के केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियो में हम अदर चैप्टर के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है अपलोड करेंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।